हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायान एकेडमी। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में अधिगम को देखा था, हम लोगों ने अधिगम की शुरुआत की है। तो पिछली कक्षा में हम लोग अधिगम को देखा, उसी की विशेषताएं देखी, उसकी परिभाषाएं देखी, उसका जो प्रभाव पड़ता है उसको देखा। फिर अधिगम का अध्ययन किस विधियों से करते हैं उसको देखे। आज के हमारे टॉपिक है अधिगम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अधिगम वक्र। अब उसी के अंतर्गत हमारा चलेगा अधिगम वक्र चलेगा, अधिगम पठार चलेगा, ऐसे ऐसे जो भी जिससे पेपर में काफी बार प्रश्न भी इन सबसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अधिगम वक्र क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लर्निंग कर्व कहते हैं इसमें। इसको कहते हैं लर्निंग कर्व। तो अधिगम वक्र क्या होता है? अधिगम वक्र की शुरुआत जैसा कि 1960 में जेरोम ब्रूनर द्वारा माना जाता है उनको। तो चलिए देखते हैं अधिगम वक्र क्या होता है, उन्होंने क्या चीजें मतलब कैसे कैसे इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, इनकी विशेषताएं, इनकी परिभाषाएं, इनके प्रभाव सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। और इसमें जो पार्ट होते हैं उनको एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए देखते हैं अधिगम वक्र होता क्या है, उसको सर्वप्रथम हम लोग देख लेते हैं। तो अधिगम वक्र सीखने की मात्रा, क्या सीखने की मात्रा, समय, सीखने की मात्रा, समय अथवा प्रयास के परस्पर, सीखने की मात्रा, समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो रेखा क्या होता है, जो रेखा हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, सीखने की मात्रा को, समय को और प्रयास के परस्पर संबंध को क्या करते हैं, हम किसी ग्राफ पर या रेखा पर क्या करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं या चित्रांकित करते हैं। तो वही क्या कहलाता है, हमारा अधिगम वक्र कहलाता है। तो अधिगम वक्र, चलिए इसके आगे देखते हैं। अधिगम वक्र अधिगम में प्रगति का सूचक होता है। बहुत ही मुख्य, ये लाइन डायरेक्ट पूछी जाती है। अधिगम वक्र क्या होता है? अधिगम वक्र अधिगम में प्रगति का सूचक होता है। उसको हम लोग लिख लेते हैं और देख लेते हैं। अधिगम वक्र अधिगम में प्रगति का सूचक होता है। अधिगम वक्र क्या होता है? अधिगम वक्र जो हमारा होता है वो क्या होता है, अधिगम में प्रगति का क्या होता है, सूचक होता है। तो इस प्रकार से ये था अधिगम के बारे में हम लोग देखा। सीखने की मात्रा, समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने के लिए जो रेखा हमें प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। अधिगम वक्र में क्या होता है, अधिगम वक्र में अधिगम हमारा क्या होता है कि ये प्रगति का एक सूचक होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अधिगम की परिभाषाएं, जो कि मनोविज्ञान द्वारा दी गई हैं, जिसमें काफी बार परीक्षा में प्रश्न भी डायरेक्ट उनकी परिभाषाओं से पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उनकी जो परिभाषाएं दी है, अधिगम वक्र की परिभाषा। तो हम लोग लिख लेते हैं सर्वप्रथम परिभाषा। अधिगम वक्र की परिभाषा, जिसमें पहली परिभाषा हमारी रहेगी स्किनर की। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अधिगम का वक्र किसी दी गई क्रिया में उन्नति या अवनति का ग्राफ पर प्रदर्शन है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं स्किनर के अनुसार। इन्होंने कहा अधिगम का वक्र किसी दी गई क्रिया में अधिगम का वक्र किसी दी गई क्रिया में उन्नति या अवनति का ग्राफ पर प्रदर्शन है। किसी दी गई क्रिया में उन्नति या अवनति का उन्नति या अवनति का
ग्राफ पर प्रदर्शन है। स्किनर ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि अधिगम का वक्र किसी दी गई क्रिया में, अधिगम का वक्र किसी दी गई क्रिया में उन्नति, उन्नति या अवनति का, उन्नति या अवनति का क्या है? ग्राफ पर, एक ग्राफ पर क्या है? प्रदर्शन है। तो इन्होंने कहा अधिगम का वक्र किसी दी गई क्रिया में उन्नति या अवनति का ग्राफ पर प्रदर्शन है। इसके बाद दूसरी परिभाषा हम लोग देखेंगे अलेक्जेंडर की। इन्होंने क्या कहा उसको देख लेते हैं। अलेक्जेंडर की, इन्होंने कहा जब अधिगम के आंकड़ों को वर्गीकृत किसी ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है तो अधिगम का क्या कहलाता है? वो ग्राफ या अधिगम वक्र कहलाता है। उसको लिख लेते हैं हम लोग। जब अधिगम के आंकड़ों को वर्गीकृत ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा अधिगम वक्र कहलाता है। अधिगम वक्र कहलाता है। इन्होंने क्या कहा? अलेक्जेंडर ने क्या कहा है कि जब अधिगम के आंकड़ों को, अधिगम के कहा आंकड़ों को वर्गीकृत ग्राफ पेपर पर क्या क्या प्रदर्शित किया जाता है तो वह हमारा क्या कहलाता है? अधिगम वक्र कहलाता है। इसके बाद तीसरी परिभाषा हम लोग लिखेंगे गेट्स की। इन्होंने क्या कहा? अधिगम का वक्र अधिगम में होने वाली गति तथा प्रगति का क्या, अगर प्रगति को व्यक्त करता है। इसको देख लेते हैं। गेट्स के परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। इन्होंने कहा अधिगम का वक्र अधिगम में होने वाली अधिगम का वक्र अधिगम में होने वाली गति तथा प्रगति को व्यक्त करता है। गति तथा प्रगति को व्यक्त करता है। इन्होंने क्या कहा? अधिगम का वक्र अधिगम में होने वाली गति तथा प्रगति को क्या करता है? व्यक्त करता है। अधिगम का वक्र अधिगम में होने वाली गति तथा प्रगति को व्यक्त करता है। तो ये थी कुछ परिभाषाएं जो कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई है, जो कि पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है। जिसमें पहली परिभाषा हमारी थी स्किनर के अनुसार। इन्होंने क्या कहा? अधिगम का वक्र किसी दी गई क्रिया में उन्नति या अवनति का क्या है? ग्राफ पर प्रदर्शन है। इसके बाद दूसरी परिभाषा थी अलेक्जेंडर की। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जब अधिगम के आंकड़ों को वर्गीकृत ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है तो क्या कहलाता है? अधिगम वक्र कहलाता है। इसके बाद तीसरी परिभाषा हमारी किसकी है? गेट्स की। इन्होंने कहा अधिगम का वक्र अधिगम में होने वाली
गति तथा प्रगति को क्या करता है, व्यक्त करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अधिगम वक्र के प्रकार। तो चलिए हम लोग देखते हैं, परिभाषा के बाद हम लोग देखेंगे अधिगम वक्र के प्रकार, उसको देख लेते हैं एक करके। चलिए देखते हैं अधिगम वक्र के प्रकार। अधिगम वक्र के कितने प्रकार होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। उसके प्रकार को क्या करेंगे हम लोग एक एक करके देखेंगे और उसको समझेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं अधिगम वक्र के प्रकार। अधिगम वक्र के प्रकार, यह मुख्यतः कितना होता है, 4 प्रकार का वक्र माने गए हैं। मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। अधिगम वक्र कितना होता है, मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। जिसमें पहला हमारा होता है समान या सरल वक्र, उसको देख लेते हैं। एक एक करके हम लोग लिखेंगे, उसको समझेंगे और जो चीज उसमें दिया गया उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, पहला हमारा है समान या सरल वक्र। इसे सिंपल या फिर स्ट्रेट लाइन वक्र भी, लाइन कर्व्स भी कहते हैं। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। पहला हमारा समान, समान या सरल वक्र। समान या सरल वक्र, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कर्व। तो समान या सरल वक्र क्या होता है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अधिगम के सीखने की गति हमेशा एक जैसी होती है तथा क्योंकि यह मनुष्य के सीखने के लिए क्या होता है, संभव नहीं है, इसलिए इसे आदर्श या फिर असंभव वक्र भी कहा जाता है। यह क्या होता है, इसमें अधिगम के सीखने की गति हमेशा एक जैसी होती है और यह मनुष्य के सीखने के लिए क्या होती है, उपयोगी मतलब संभव नहीं होती, इसलिए क्या कहते हैं, इसको आदर्श या असंभव वक्र भी कहते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, समान या सरल वक्र पहले लिख लेते हैं। इसमें अधिगम में अधिगमी जो सीखने के लिए होता है, अधिगमी सीखने की गति इसमें अधिगमी सीखने की गति हमेशा एक जैसी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें अधिगमी जो होता है, जो सीखने वाला, तो उसमें सीखने की गति क्या होती है, हमेशा एक जैसी होती है, क्योंकि यह मनुष्य के लिए संभव नहीं है। क्योंकि यह मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, आदर्श या असंभव वक्र भी कहा जाता है। इसलिए इसे आदर्श या असंभव वक्र भी कहते हैं। असंभव वक्र भी कहते हैं।
इसमें क्या होता है, इसमें अधिगमी सीखने की गति हमेशा क्या होती है, एक जैसी ही होती है, क्योंकि यह मनुष्य के लिए क्या होता है, संभव नहीं हो सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आदर्श या फिर क्या कहते हैं, असंभव वक्र भी कहा जाता है। इसका जो डायग्राम था उसको देख लेते हैं। इसका जो डायग्राम बनेगा देखिए एकदम सीधे बनेगा। ये हमारा क्या बनेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। ये हमारा बनेगा सरल वक्र या समान वक्र इसको कहते हैं। इसको लिख लेंगे, सरल वक्र, क्योंकि इसमें अधिगम में सीखने की गति हमेशा, देखिए सीखने की गति जो हमारी हमेशा क्या होती है, एक जैसी होती है, और यह क्या रहता है, मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होता है, और इसे इसलिए क्या कहते हैं, आदर्श या असंभव वक्र भी कहा जाता है। देखिए इसमें सीखने की गति हमेशा क्या रहती है, एक जैसी ही रहती है। इसके बाद दूसरा देखेंगे हम लोग। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा हमारा क्या है, नतोदर, या इसी को धनात्मक या इसी कहते हैं बढ़ता निष्पादन वक्र। क्या कहते हैं दूसरे वक्र को, नतोदर या इसी को धनात्मक या इसी कहते हैं बढ़ता निष्पादन वक्र। बढ़ता निष्पादन वक्र किस नाम जानते हैं, नतोदर, धनात्मक या फिर बढ़ता निष्पादन वक्र। इसको क्या है, द कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, द कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो नतोदर, धनात्मक या बढ़ता निष्पादन वक्र होता क्या, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जब शुरू में अधिगम की गति धीमी और बाद में अधिगम की गति क्या होती है, तेज होती है, तो कौन सा वक्र बनता है हमारा, नतोदर या धनात्मक या बढ़ता निष्पादन वक्र बनता है। तो इसको लिख लेते, जब शुरू में अधिगम की गति शुरू में अधिगम की गति धीमी तथा बाद में तेज होती है, जब शुरू में अधिगम की गति धीमी तथा बाद में तेज हो तो नतोदर वक्र बनेगा। नतोदर वक्र बनेगा। इसमें क्या होता है, जब शुरू में अधिगम की गति क्या होती है, सीखने की गति क्या होती है हमारी, धीमी होती है, और क्या होता है तथा बाद में क्या होती है, सीखने की गति हमारी क्या होती है, तीव्र होती है, तेज होती है, तो वह क्या बनता है हमारा, नतोदर वक्र बनता है। इसमें क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल होता है, वर्णमाला सीखने के दौरान क्या होती है, गति क्या होती है, धीमी होती है, लेकिन शब्द रचना जब सीखते हैं तो क्या होती है, हमारी गति तीव्र हो जाती है। ऐसे ही क्या होता है, परीक्षा के पहले गति धीमी होती है, और परीक्षा के समय क्या होती है हमारी गति, जब परीक्षा आता है क्या होती है, गति हमारी तीव्र हो जाती है। तो उसको लिख लेते हैं, उदाहरण स्वरूप उसको लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले होता है, जब वर्णमाला सीखने के दौरान हमारी गति क्या होती है, धीमी होती है, वर्णमाला सीखने के दौरान गति क्या होती है हमारी, धीमी होती है, और जैसे शब्द रचना सीखते हैं तो हमारी गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। शब्द रचना के दौरान हमारी सीखने की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है।
ऐसे ही क्या होता है, परीक्षा के पहले हमारी गति क्या होती है, धीमी होती है, और परीक्षा के समय क्या होती है, हमारी गति तीव्र हो जाती है। इसका जो फिगर डायग्राम बनेगा उसको देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया, जब शुरू में अधिगम की गति क्या रहेगी, धीमी रहेगी, अधिगम की गति क्या रहेगी, धीमी रहेगी, और बाद में क्या रहेगी, तीव्र हो जाएगी। जब शुरू में क्या रहेगी, अधिगम की गति हमारी धीमी रहेगी, और बाद में अधिगम की गति क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। तो कौन सा वक्र हमारा बनेगा, नतोदर वक्र बनेगा। इसमें उदाहरण स्वरूप हम देख लेते हैं, जब हम कोई चीज सीखते हैं, जैसे वर्णमाला सीखने के दौरान हमारी गति क्या होती है, धीमी होती है, हम धीमी गति से सीखते हैं। जैसे ही शब्द रचना, वर्णमाला सीखने के दौरान जब वर्णमाला सीख लेते हैं, उसके बाद जब शब्द रचना के दौरान जब उनको सीखना था, तो हमारी गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। उसी प्रकार परीक्षा के समय, जब परीक्षा आता है हमारा, तो उसके समय हमारी गति कैसी होती है, धीमी होती है परीक्षा के पहले। लेकिन परीक्षा के समय, जैसी परीक्षा आता है उसका समय नजदीक आता है, तो हमारी गति क्या हो जाती है, पढ़ने की गति और तीव्र हो जाती है। तो इस प्रकार से ये कौन सा हो गया हमारा, दूसरा हो गया नतोदर धनात्मक क्या, बढ़ता निष्पादन वक्र। इसके बाद देखेंगे तीसरा हमारा उन्नतोदर वक्र, उसको देख लेते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है, उन्नतोदर या ऋणात्मक, क्या इसको कहते हैं, घटता निष्पादन वक्र। तीसरा हम लिख लेते हैं, उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तीसरा हमारा क्या है, उन्नतोदर। उन्नतोदर इसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक, या फिर कहते हैं घटता निष्पादन वक्र। घटता निष्पादन वक्र। उन्नतोदर या ऋणात्मक, या फिर क्या होता है, घटता निष्पादन वक्र। तीसरा हमारा क्या है, उन्नतोदर या ऋणात्मक या फिर घटता निष्पादन वक्र। इसमें क्या होता है, जब शुरू में अधिगम की गति तेज होती है और बाद में क्या होती है, अधिगम की गति धीमी हो जाती है, तो वो कौन सा वक्र हमारा बनता है, उन्नतोदर या ऋणात्मक या फिर घटता निष्पादन वक्र बनता है। इसको लिख लेते हैं, जब शुरू में अधिगम की गति तेज और जब शुरू में अधिगम की गति तेज और बाद में धीमी हो जाती है, और बाद में धीमी हो जाए, तो हमारा कौन सा वक्र बनेगा, तो हमारा उन्नतोदर वक्र बनेगा। तो यह उन्नतोदर वक्र बनेगा या कहलाएगा, जो भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब शुरू में अधिगम की गति तेज और बाद में क्या होती है, अधिगम की गति क्या होती है, धीमी होती है, तो यह क्या कहलाता है, हमारा उन्नतोदर वक्र कहलाता है। इसमें क्या होता है, जैसे परीक्षा के समय गति हमारी क्या होती है, तेज होती है, जो सीखते हैं उसकी गति हमारी तेज होती है, लेकिन परीक्षा जैसे ही बीत जाती है हमारी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो उसको उदाहरण स्वरूप लिख लेते हैं। परीक्षा के समय क्या होती है, तेज होती है हमारी सीखने की गति। परीक्षा के समय कैसी होती है, तेज होती है, और जैसे ही परीक्षा बीत जाता है वो क्या होती है, परीक्षा के बाद हमारी गति क्या होती है, धीमी हो जाती है। परीक्षा के बाद हमारी जो सीखने की गति हो जाती है, क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। जैसे ही परीक्षा नजदीक रहता है तो परीक्षा के समय क्या होती है, हमारी सीखने की गति क्या होती है, तीव्र होती है, और जैसे ही परीक्षा के बाद क्या होता है कि हमारी गति क्या होती है, परीक्षा बीतने के बाद धीमी हो जाती है। इसका फिगर बनेगा, उसको देख लेते हैं।
इसमें क्या होता है, जब शुरू में अधिगम की गति क्या होती है, तीव्र हो जाती है। शुरू में क्या होती है, अधिगम की गति तीव्र होती है और बाद में क्या होती है, धीमी हो जाती है। शुरू में क्या होती है, अधिगम की गति तीव्र हो जाती है और बाद में क्या होती है, जब शुरू में देखिए, शुरू में क्या होती है, अधिगम की गति तीव्र हुई है, बाद में क्या हुई है, धीमी होती गई है। तो कौन सा वक्र हमारा बना है, उन्नतोदर वक्र बना है। और इसमें उदाहरण स्वरूप हमने देखा, परीक्षा के नजदीक से जैसे समय आता है तो इसमें क्या होती है, सीखने की गति तीव्र होती है और जैसे परीक्षा हमारी बीत जाती है उसमें क्या होती है, अधिगम की गति धीमी हो जाती है। इसके बाद हम लोग लास्ट देखेंगे, चौथा देखेंगे मिश्रित वक्र, मिक्स्ड कर्व इसको कहते हैं, उसको देख लेते हैं। चलिए इसके बाद लास्ट देखते हैं हम लोग, हमारा है चौथा, हमारा है मिश्रित वक्र, उसको देख लेते हैं। मिश्रित वक्र, इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स्ड कर्व। इसमें क्या होता है, जब सीखने की गति क्या हो, असमान हो, जब सीखने की गति क्या हो, असमान हो, तो हमारा कौन सा वक्र बनेगा, मिश्रित वक्र बनेगा। लिख लेते हैं इसको, जब सीखने की गति जब सीखने की गति जब सीखने की गति क्या होती है हमारी, असमान हो, तो ऐसे में क्या बनेगा, हमारा मिश्रित वक्र बनेगा। मिश्रित वक्र बनेगा। इसमें क्या होता है, जब सीखने की गति हमारी क्या होती है, असमान होती है। क्या होती है, असमान होती है। तो ऐसे में हमारा कौन सा वक्र बनेगा, मिश्रित वक्र बनेगा। इसके उदाहरण स्वरूप कुछ देख लेते हैं, जैसे अवस्था ले लेते हैं, एक तरफ शारीरिक सिद्धांत विकास ले लेते हैं। जैसे शैशवावस्था में क्या होती है, गति सीखने की बहुत तीव्र होती है और जैसी बाल्यावस्था आता है धीमी हो जाती है। फिर क्या होती है, किशोरावस्था में तीव्र होती है, फिर प्रावस्था में धीमी हो जाती है। उसको लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं अवस्था, दूसरी तरफ लिख लेते हैं शारीरिक विकास। इसमें क्या होता है, शैशवावस्था में क्या होती है, सीखने की गति बहुत तीव्र होती है। शैशवावस्था में जो हमारा शारीरिक विकास भी होता है वो क्या होता है, तीव्र होता है। फिर बाल्यावस्था में धीमा हो जाता है। फिर किशोरावस्था में क्या होता है, तीव्र होता है। किशोरावस्था में क्या होगा, तीव्र होगा। और फिर प्रौढ़ावस्था में क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। प्रौढ़ावस्था में क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। तो और इसमें क्या होता है, जब सीखने की गति असमान होती है तो ऐसे में क्या होता है, मिश्रित वक्र हमारा बनता है। जैसे इसमें अवस्था हो गया, शारीरिक विकास होता है। जैसे शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। फिर बाल्यावस्था में क्या होता है, वो गति क्या हो जाती है, शारीरिक विकास की धीमी हो जाती है। फिर किशोरावस्था में तीव्र होती है और प्रौढ़ावस्था में क्या होती है, धीमी हो जाती है। इसका जो फिगर बनता है उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सीखने की गति असमान होती है, वो क्या होती है, समान नहीं होती है, हमेशा क्या होती है, असमान होती है। तो ये कौन सा हमारा वक्र, असमान, ये कौन सी गति हमारी, असमान गति है। असमान गति है।
तो ये हो गया मिश्रित वर्ग। मिश्रित वर्ग क्या होगा, जब सीखने की गति असमान हो तो ऐसे में क्या बनेगा, हमारा मिश्रित वर्ग बनेगा। मिश्रित वर्ग क्या होता है, अवस्था जैसे शारीरिक विकास होगी। शैशवावस्था में क्या होता है, शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में क्या होता है, फिर विकास धीमा हो जाता है। फिर किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास हमारा होता है वो तीव्र होता है। फिर प्रौढ़ावस्था में धीमा हो जाता है। इसमें क्या होता है, गति क्या होती है, हमेशा असमान होती है। मतलब इधर ऐसे हो गए तो इधर मतलब असमान गति से ये चलती जाती है। तो ये थे आज की मतलब टॉपिक थी हमारी अधिगम वक्र, जो यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद अगले चैप्टर हम लोग देखेंगे अधिगम पठार। आगे बहुत चीजें अधिगम में दी गई जिससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं परीक्षा में, उसको एक एक करके देखेंगे। तो ये थे अधिगम के वक्र, जिसमें इसके प्रकार को हम लोग देखा, इसकी परिभाषाएं देखी, अधिगम वक्र क्या होता है उसको देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।